नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू मैम। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम अकेडमी। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट 3 में टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस यूपीटीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बीपीएससी, टीआरई 4 और अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, इसलिए हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी समझाया गया जाएगा। जो विद्यार्थी क्लास को अंत तक देखेंगे उन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे महत्वपूर्ण PYQs को और कंसेप्ट दोनों ही एक सेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, इससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का 2 प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है, आप उनको देख लीजिए। और आज का मोटिवेशन है सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रोज प्रैक्टिस करते हैं। क्या? सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रोज प्रैक्टिस करते हैं। छोटे छोटे कदम ही बड़े रिजल्ट देते हैं। छोटे छोटे कदम ही बड़े रिजल्ट देते हैं। इन्हीं के साथ हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फिशर का विनिमय समीकरण क्या है? क्या है? फिशर का विनिमय समीकरण क्या है? MV बराबर PT, S बराबर I, Y बराबर C प्लस I या AD बराबर AS यानी एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई। क्या होगा? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कौन सा सही होगा? दोस्तों, टॉप 30 प्रश्नों में से आप लोग क्लास के अंत में ये भी बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आपका प्रश्न कितना सही हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। फिशर का जो विनिमय समीकरण है वह है MV बराबर PT। MV मुद्रा है और V बराबर मुद्रा का वेग है, P बराबर मूल्य है और T बराबर लेन देन है। यही होगा फिशर का जो विनिमय समीकरण है, MV बराबर PT होगा। आइए इसको और क्लियर करते हैं। एरविन फिशर ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंतर्गत इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज दिए थे और बताए थे MV बराबर PT, M बराबर मनी सप्लाई था, V बराबर वेलोसिटी ऑफ मनी था और P बराबर प्राइस लेवल था और T बराबर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन था। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय यानी MV वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य यानी PT के बराबर होता है। क्या होता है? अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा व्यय जिसे MV से डिनोट किया गया है और वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य यानी PT के बराबर होता है। फिशर के अनुसार यदि M बढ़े और V स्थिर रहे, जो ये M है वो बढ़े और V स्थिर रहे तो P भी बढ़ेगा, अर्थात मुद्रास्फीति होगी। जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी बढ़ता है। प्रश्न नंबर 2 है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होती है? प्रश्न दिया है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होता है? जब कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो तब, या कुल उत्पादन घट जाए, या कर दरें घट जाए, या आयात बढ़ जाए। कब उत्पन्न होती है? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, मांग प्रेरित यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है तब उत्पन्न होती है। दोस्तों, मुद्रास्फीति मुख्यतः 3 कारणों से उत्पन्न होती है: मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और असंरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग उपलब्ध उत्पादन यानी एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से अधिक होती है तब वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं और डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अक्सर इसे याद करने के लिए एक कोटेशन याद रखते हैं: टू मच मनी कैशिंग टू फ्यू गुड्स। टू मच मनी कैशिंग टू फ्यू गुड्स। प्रश्न नंबर 3 है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसके कारण उत्पन्न होता है? क्या उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है, या बचत में वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है, या मांग में कमी के कारण उत्पन्न होता है, या आय में वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है? बताइए, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किस कारण उत्पन्न होता है? तो जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है वह उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण, और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पे आइए इसको और स्पष्ट कर लेते हैं कि जब मजदूरी जो लागत है उसमें मजदूरी, कच्चा माल, ऊर्जा, परिवहन लागत बढ़ती हैं तब उत्पादन महंगा हो जाता है। उत्पादक इस अतिरिक्त लागतों को कीमत में जोड़ देता है और परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ जाती है। इसे ही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, ये
उत्पादन लागत के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति है। प्रश्न नंबर 4 है, स्टैगफ्लेशन किस स्थिति दर्शाता है, क्या दर्शाता है? प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है स्टैगफ्लेशन की स्थिति को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी। ऑप्शन बी है निम्न मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी। ऑप्शन सी है उच्च बेरोजगारी और उच्च विकास और उच्च रोजगार। ऑप्शन डी है अस्फीति पूर्ण रोजगार। प्रश्न एक बार और देखिए, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या दर्शाती है? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, ये जो स्टैगफ्लेशन है इसमें उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों साथ साथ उत्पन्न होती है। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से बना है। कैसे? स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। इस स्थिति में आर्थिक स्थिति जो स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन दो शब्दों से बना है, यानी आर्थिक विकास धीमा होता है, बेरोजगारी बढ़ती है और मुद्रास्फीति भी रहती है। ये इसका विशेषता है स्टैगफ्लेशन का, और यह फिलिप कर्व की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती देता है। प्रश्न नंबर 5 है, ओकुन का नियम किसके बीच संबंध बताता है? प्रश्न क्या है, ओकुन का नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन यहाँ पे है बेरोजगारी और आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और मुद्रापूर्ति, और उपभोग और बचत, या आयात और निर्यात। ओकुन का नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो देखिए, जो ओकुन का नियम है ना, बेरोजगारी और आर्थिक विकास के बीच संबंध को दर्शाता है। किसके बीच? बेरोजगारी और आर्थिक विकास के बीच मतलब संबंध को दर्शाता है। ओकुन लॉ क्या कहता है? ओकुन लॉ के अनुसार बेरोजगारी और जीडीपी वृद्धि दर के बीच विपरीत संबंध होता है। क्या कहता है? जब बेरोजगारी और जीडीपी दर में विपरीत संबंध होता है, जब आर्थिक विकास बढ़ता है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और बेरोजगारी घटती है, और जब विकास दर कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। विकास दर और बेरोजगारी और दोनों में विपरीत संबंध होता है। ओकुन नियम किसके बीच में बताते हैं? बेरोजगारी और आर्थिक विकास के बीच में संबंध बताते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दोस्तों बता दूं, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, तो हमें भी पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर, यानी मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है केवल भौतिक पूंजी में वृद्धि। ऑप्शन बी है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में सुधार। ऑप्शन सी है मशीनों में वृद्धि। ऑप्शन डी है प्राकृतिक साधनों में वृद्धि। बताइए, प्रश्न मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 6, तो देखिए, मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल सुधार से संबंधित है। मानव पूंजी निर्माण कब होगा? जब मानव को शिक्षित किया जाएगा, उसकी स्वास्थ्य सही रहेगी, उसे कौशल दिया जाएगा, तो मानव पूंजी का निर्माण होता है। यानी मानव पूंजी का निर्माण का अर्थ होता है लोगों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाना, यानी शिक्षा, उसे शिक्षित किया जाए, उसे स्वस्थ बनाया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल पर विकास पर किया जाए उसका। और निवेश मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। जब शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्रशिक्षण पर और कौशल विकास पर किया गया निवेश मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। प्रश्न नंबर 7 है, वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सभी वर्गों को बैंकीय सेवाओं उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है कर दरों में वृद्धि करना। ऑप्शन सी है निर्यात कम करना। ऑप्शन डी है मुद्रास्फीति बढ़ाना। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर 7 है कि वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें और क्या होता है? देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग, बीमा, ऋण और डिजिटल भुगतान जैसी वित्तीय सेवाओं से जोड़ना है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका मुख्य उदाहरण है। हमको कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुई थी, कमेंट जरूर करिएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड
ऑकर्स व्हेन, यानी जनसांख्यिकी लाभांश कब प्राप्त होती है? जनसांख्यिकी लाभांश कब प्राप्त होती है? कार्यशील, ऑप्शन ए कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़ती है तब, या शिशु मृत्यु दर बढ़ती है तब, या जन्म दर तेजी से बढ़ती है तब, या जनसंख्या तेजी से घटती है तब। जनसांख्यिकी लाभांश कब प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 8। तो जनसांख्यिकी लाभ कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या जब बढ़ती है तब प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं? तो 15 से 64 वर्ष की आयु की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। जब किसी देश की कार्यशील आयु जब 15 और 64 की जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है तब उत्पादन, बचत और निवेश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसे ही डेमोग्राफी डिविडेंड कहा जाता है और भारत वर्तमान में इस अवसर का लाभ उठा रहा है। किसका? डेमोग्राफी डिविडेंड का। प्रश्न नंबर 9 है, समावेशी विकास का अर्थ क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है विकास लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना। ऑप्शन बी है ग्रोथ और अर्बन एरिया ओनली। ऑप्शन सी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओनली। ऑप्शन डी है इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। प्रश्न नंबर 9। तो देखिए, समावेशी विकास का अर्थ होता है विकास का लाभ सभी वर्गों तक, गरीब से गरीब वर्गों तक उसका लाभ पहुंचाना ही क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी विकास। समावेशी विकास किससे संबंधित है? तो समावेशी विकास जो होता है यह गरीबों से गरीब व्यक्तियों को जो भी आर्थिक विकास के लाभ मिल रहे हैं उनको गरीबी से गरीब लोगों तक पहुंचाना ही इंक्लूसिव ग्रोथ का उद्देश्य होता है। इसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, सामाजिक न्याय को महत्व दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, परिपत्र अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? परिपत्र यानी सर्कुलर इकोनॉमी किस पर बल देती है? ऑप्शन ए है पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और अवशिष्ट में कमी। ऑप्शन बी है अधिकतम संसाधन अपव्यय। ऑप्शन सी है संसाधनों का निरंतर दोहन। ऑप्शन डी है आयात में वृद्धि। परिपत्र अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? तो देखिए, जो प्रश्न 10 है पूछ रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमिक्स किस पर बल देता है। तो देखिए, ये बल देता है पुनः उपयोग यानी रीयूज, रिसाइकिल एंड रीयूज, रिसाइकिल और रीयूज वेस्ट, यानी पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और अवशिष्ट में कमी। ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है परिपत्र यानी सर्कुलर इकोनॉमिक्स। जो सर्कुलर इकोनॉमिक्स का उद्देश्य होता है संसाधनों का कुशल उपयोग करना, और इस मॉडल में वस्तुओं का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट को कम करने पर बल दिया जाता है। किस पे? सर्कुलर इकोनॉमी। और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई अवधारणा है। प्रश्न नंबर 11 है, हरित जीडीपी यानी ग्रीन जीडीपी प्राप्त की जाती है कब? जीडीपी प्लस इन्वायरमेंटल डिमांड यानी डैमेज। ऑप्शन बी है जीडीपी माइनस इन्वायरमेंटल डैमेज एंड रिसोर्स डिप्लेशन, यानी जीडीपी माइनस पर्यावरण क्षति एवं संसाधन क्षय। ऑप्शन सी है एनडीपी प्लस कर। ऑप्शन डी है जीडीपी प्लस निर्यात। हरित जीडीपी यानी ग्रीन जीडीपी प्राप्त की जाती है। तो देखिए, जो हरित जीडीपी है यानी ग्रीन जीडीपी प्राप्त कब की जाती है? ग्रीन जीडीपी माइनस इन्वायरमेंटल डैमेज एंड रिसोर्स डिप्लेशन, यानी जीडीपी माइनस पर्यावरण क्षति एवं संसाधन क्षय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। ग्रीन जीडीपी पारंपरिक जीडीपी का संशोधन रूप है जिसमें पर्यावरण में को हुए नुकसान तथा प्राकृतिक संसाधन के क्षय की लागत को घटाया जाता है, और यह आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय स्थिरता को भी दर्शाता है। प्रश्न नंबर 12 है, ब्लू इकोनॉमी इज प्राइमरली रिलेटेड टू, यानी ब्लू इकोनॉमी मुख्यतः किससे संबंधित है? फॉरेस्ट रिसोर्स से, मारीन एंड ओनियन रिसोर्स से, ओशियन मिनरल एंड रिसोर्स से, एग्रीकल्चर रिसोर्स से, यानी वन संसाधन से, समुद्री एवं महासागरीय संसाधन से, खनिज संसाधन से या कृषि संसाधन से। ब्लू इकोनॉमी मुख्यतः किससे संबंधित होती है? दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और जो प्रश्न है लेटेस्ट हैं
जो वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं AI आधारित प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है और यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग मिस किए तो जानिए कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। और एक बार और याद दिला दूँ, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ साथ लाइक और कमेंट भी करिएगा कि आप लोग किस जगह से, किस स्टेट से, किस जिले से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी मुख्यतः किससे संबंधित है, ये बताइए। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो देखिए, ब्लू इकोनॉमी समुद्री और महासागरीय संसाधन से संबंधित है। जो ब्लू इकोनॉमी है यह किससे संबंधित है? समुद्री और महासागरीय संसाधनों से। ब्लू इकोनॉमी समुद्री और महासागरों के संसाधनों के सतत उपयोग पर आधारित आर्थिक विकास की अवधारणा है। इसमें मत्स्य पालन, समुद्री व्यापार, तटीय पर्यटन और समुद्री ऊर्जा शामिल है। क्या क्या शामिल है? मत्स्य पालन, समुद्री, देखिए नीली क्रांति तो मत्स्य पालन से है, लेकिन जो नीली अर्थव्यवस्था है यानी ब्लू इकोनॉमी है वह समुद्री और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? मत्स्य पालन, समुद्री व्यापार, तटीय पर्यटन और समुद्री ऊर्जा शामिल है। भारत की लंबी समुद्री तटी इसके अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। मतलब जो भारत का लंबी समुद्री तट रेखा है इसके लिए महत्वपूर्ण बनाती है। प्रश्न नंबर 13 है, गिग इकोनॉमी रेफर टू, यानी गिग इकोनॉमी से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए है अस्थायी सरकारी नौकरियां, ऑप्शन बी है अल्पकालिक और फ्रीलांस कार्य व्यवस्था, ऑप्शन सी है केवल कृषि का रोजगार, ऑप्शन डी है सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार। गिग अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर, कौन सा प्रश्न नंबर है? प्रश्न नंबर 13। गिग अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, जो अल्पकालिक और फ्रीलांस कार्य व्यवस्था होता है इसी से संबंधित गिग इकोनॉमी से, और इसको क्लियर करना है तो आइए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यानी गिग इकोनॉमी होता क्या है? तो देखिए, गिग इकोनॉमी में कर्मचारी अस्थायी नौकरी के बजाय प्रोजेक्ट आधारित या अल्पकालिक कार्य करते हैं, जैसे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, कैब सर्विस या डिलीवरी प्लेटफॉर्म। डिजिटल अर्थव्यवस्था विस्तार में गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रहा है। गिग इकोनॉमी मतलब डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और इसमें क्या होता है? इसमें कर्मचारी अस्थायी नौकरी के बजाय प्रोजेक्ट आधारित या अल्पकालिक कार्य करते हैं, जैसे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, कैब सर्विस, डिलीवरी प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है, के शेप्ड रिकवरी इंडिकेट, यानी के शेप्ड रिकवरी का अर्थ है क्या है? जो के शेप्ड रिकवरी है इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सभी क्षेत्रों में समान रिकवरी, और ऑप्शन बी है विभिन्न क्षेत्रों में असमान रिकवरी, ऑप्शन सी है निरंतर आर्थिक गिरावट, और ऑप्शन डी है अति मुद्रास्फीति। प्रश्न नंबर 14 है कि के शेप्ड रिकवरी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इसका होता है विभिन्न क्षेत्रों में असमान रिकवरी। क्या होता है? विभिन्न क्षेत्रों में असमान रिकवरी। जो के शेप्ड रिकवरी होता है, अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र तेजी से बढ़ते हैं जबकि कुछ क्षेत्र पिछड़ जाते हैं। जो के शेप्ड का रिकवरी होता है इसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र तेजी से बढ़ जाते हैं और कुछ क्षेत्र पिछड़ जाते हैं। और जैसे कोविड-19 के बाद IT और डिजिटल सेक्टर में तेजी से वृद्धि हुई जबकि कई छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। इसे के अक्षर के आकार से समझाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया इज कंक्लूडेड बाय, यानी भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा यानी MPC द्वारा, ऑप्शन डी है सेबी द्वारा। जो भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो कार्य है वह MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीति निर्धारण करती है। क्या करती है? नीति का निर्धारण करती है। वर्तमान में इसका लक्ष्य है 4% ± 2%, यानी मुद्रास्फीति 2 से 4 के बीच रखी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है। ये सब जो भी प्रश्न है ना,
अत्यंत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए, और मैं इन प्रश्नों को खुद तैयार करके लाती हूँ। जो परीक्षाएं हुई हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, सबका मतलब एनालिसिस करके उन प्रश्नों के आधार पर इन प्रश्नों को तैयार की हूँ। और आप लोग जरूर बताइएगा कि प्रश्नों का लेवल कैसा है और इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या ज़्यादा हाई लेवल के हैं, ताकि हमें कुछ समझ में आए। हम तो अपने हिसाब से अच्छे लाने की कोशिश कर रही हूँ जो आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो। और दोस्तों ये बता दूँ कि आप लोग जब वीडियो देखिए ना तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इधर उधर कूदने से बढ़िया है कि आप लोग किसी एक ही वीडियो पे ज़्यादा मेहनत करिए। ट्विन डिफिसिट परिकल्पना प्रश्न नंबर 16 है। ट्विन डिफिसिट परिकल्पना किसके बीच संबंध को दर्शाती है? ऑप्शन ए है राजकोषीय घाटा और चालू खाते के घाटा, या मुद्रास्फीति बेरोजगारी के बीच, या जीडीपी और जनसंख्या के बीच, या ऑप्शन डी है निर्यात आयात के बीच। ट्विन डिफिसिट परिकल्पना किसके बीच संबंध को दर्शाती है? प्रश्न नंबर 16। तो देखिए जो ट्विन डिफिसिट परिकल्पना है यह राजकोषीय घाटा और चालू खाते का घाटा के बीच के संबंध को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ट्विन डिफिसिट का मतलब, आइए इसको क्लियर करते हैं। ट्विन डिफिसिट का मतलब क्या होता है? ट्विन डिफिसिट हाइपोथेसिस के अनुसार यदि किसी देश का फिजिकल डिफिसिट बढ़ता है तो उसका करंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ जाता है। यही जब क्या होता है ट्विन डिफिसिट हाइपोथेसिस, इसके अनुसार किसी भी देश का फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा जब बढ़ता है तो उसका करंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ जाता है। तो इसी अवधारणा को ट्विन डिफिसिट हाइपोथेसिस कहा जाता है। और इसका कारण क्या है? सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाती है, आयात में वृद्धि हो जाती है, विदेशी ऋण पर निर्भरता अधिक हो जाती है, और अंत में दोनों घाटों के बीच सकारात्मक संबंध माना जाता है। यानी फिजिकल डिफिसिट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ेगा। इसे ही ट्विन डिफिसिट हाइपोथेसिस कहा जाता है। पहला 17वां प्रश्न है, डिजिटल इकोनॉमी प्राइमरली डिपेंड ऑन, यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वह मुख्यतः किस पर आधारित है? डिजिटल तकनीकी और इंटरनेट आधारित लेन देन पे, कृषि उत्पाद पे, स्वर्ण भंडार पे, ऑप्शन डी है विदेशी सहायता पे। प्रश्न नंबर 17। तो जो डिजिटल अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? तो देखिए ये ना डिजिटल तकनीकी और इंटरनेट आधारित लेन देन पर आधारित है। किस पे? डिजिटल तकनीकी और इंटरनेट आधारित लेन देन पे आधारित है। जो डिजिटल इकोनॉमी है वह मतलब जो डिजिटल इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था जिसमें डिजिटल इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इंटरनेट, मोबाइल भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। जैसे इसके उदाहरण है यूपीआई, ई कॉमर्स, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, भारत के विश्व, ये सब किसके हैं? डिजिटल इकोनॉमी। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना ये भी डिजिटल इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ऑनलाइन एजुकेशन। और भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, नॉलेज इकोनॉमिक्स यानी ज्ञान अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है वह किस पर बल देती है? केवल शारीरिक श्रम पे, केवल प्राकृतिक संसाधन पे, या ज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी पे, या ऑप्शन डी है केवल विदेशी व्यापार पे। ज्ञान अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? देखिए जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है वह ज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर बल देती है। किस पे? ज्ञान यानी नॉलेज, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर बल देती है। जो नॉलेज इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमी होता है, नॉलेज इकोनॉमी में उत्पादन और विकास का मुख्य आधार ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार क्या क्या है? इसका आधार नॉलेज इकोनॉमिक्स का उत्पादन और विकास का मुख्य आधार क्या क्या है? ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी प्रगति है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी और सूचना प्रौद्योगिकी का मन बढ़ गया है। किसका किसका? मानव पूंजी और सूचना प्रौद्योगिकी का। जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियां नॉलेज इकोनॉमी का उदाहरण है। कौन कौन? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियां, ये सब नॉलेज इकोनॉमी का उदाहरण है। और नॉलेज प्लस इनोवेशन बराबर नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान प्लस नवाचार बराबर नॉलेज इकोनॉमी। इसमें
किस किस पे आधार, मतलब जो नॉलेज इकोनॉमी है इसमें ज्ञान पर, अनुसंधान पर, नवाचार पर, तकनीकी पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसे ही नॉलेज इकोनॉमी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, सामाजिक अवसंरचना में क्या शामिल है? जो सामाजिक अवसंरचना है इसमें क्या शामिल है? सड़क और राजमार्ग, बंदरगाह और हवाई अड्डे। ऑप्शन सी है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और ऑप्शन डी है केवल रेलवे। प्रश्न नंबर 19, सामाजिक अवसंरचना में क्या शामिल होता है? तो देखिए, जो सामाजिक अवसंरचना होता है ना, तो उसमें एजुकेशन और हेल्थ सर्विस शामिल होता है। क्या क्या? सामाजिक में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होती हैं। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उन सुविधाओं को कहते हैं जो मानव विकास में योगदान देता है। सामाजिक जो संरचना है इसमें क्या होता है? जो मानव विकास में योगदान देता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता। इससे मानव पूंजी निर्माण होता है और दीर्घकालीन आर्थिक विकास को गति मिलता है। एजुकेशन प्लस हेल्थ बराबर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, मैं वर्तमान समय में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। हम सोच रहे हैं जब ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद एनसीईआरटी मतलब लाऊं। आप लोग बताइएगा, क्या एनसीईआरटी लाऊं या इन्हीं टॉपिकों को कंप्लीट कराऊं? माइक्रो, मैक्रो, इंडियन या ग्रोथ डेवलपमेंट, मनी बैंकिंग, या मैं एनसीईआरटी को कवर करूं? क्योंकि एनसीईआरटी जब आप लोग कवर कर लेंगे ना तो आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भी पढ़ेंगे तो आप लोग प्रश्नों को लगाने का आधार भी मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या एनसीईआरटी शुरू किया जाए या माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही कंटिन्यू रहने दिया जाए। मतलब अभी तो कंटिन्यू ही रहेगा, उसको इस महीने यानी जून के बाद ही मतलब शुरू करना होगा। तो आप लोग बताइएगा, एनसीईआरटी रेडी जरूर लिखिएगा, और नहीं तो माइक्रो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लिखिएगा। यदि एनसीईआरटी चाहिए तो एनसीईआरटी कंटिन्यू, या माइक्रो तो माइक्रो कंटिन्यू लिखिएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो प्रश्न बन रहे हैं एनसीईआरटी से भी बन रहे हैं, बीपीएससी में भी एनसीईआरटी से ही बनेंगे, और यूपी टीजीटी पीजीटी में भी एनसीईआरटी का मतलब लिया था, एनसीईआरटी से प्रश्न लिया था सीधे सीधे। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार कवर करवा दूँ, बाकी आपकी मर्जी, एक बार जरूर सजेशन दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, आर्थिक प्रत्यास्थता का अर्थ क्या होता है? आर्थिक झटकों से उबरने की क्षमता, आर्थिक अस्थायी आर्थिक विकास, या उच्च मुद्रास्फीति। ऑप्शन डी है निरंतर बजट अधिशेष। आर्थिक प्रत्यास्थता का अर्थ क्या होता है? एक बार बताइएगा, आर्थिक प्रत्यास्थता का अर्थ क्या होता है? तो जो आर्थिक प्रत्यास्थता का अर्थ होता है आर्थिक झटकों से उबरने की क्षमता। आर्थिक झटकों से, अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक झटकों से उबरने की क्षमता होती है उसे ही आर्थिक प्रत्यास्थता कहा जाता है। यानी जो इकोनॉमिक्स रिलायंस है, इसका मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था की वह क्षमता होता है जिसमें वह महामारी, वित्तीय संकट या प्राकृतिक आपदा या वैश्विक मंदी जैसे झटकों के बाद पुनः सामान्य स्थिति में लौट सके। इसे ही इकोनॉमिक्स रिलायंस कहा जाता है। जैसे कोविड-19 के बाद यह अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। मजबूत बैंकिंग प्रणाली, विविधीकृत अर्थव्यवस्था और कुशल नीतियां आर्थिक प्रत्यास्थता को बढ़ावा देती हैं। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कार्बन कर किस पर लगाया जाता है? कार्बन कर किस पे लगाया जाता है? ऑप्शन ए है जीवाश्म ईंधनों में होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर, ऑप्शन बी है कृषि उत्पादन पर, ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार पर, या ऑप्शन डी है बचत ब्याज जमा पर। जो कार्बन कर है वह किस पे लगाया जाता है? प्रश्न नंबर 21। तो देखिए, जो जीवाश्म ईंधनों में होने वाले कार्बन उत्सर्जन है इसी पर कार्बन कर लगाया जाता है। किस पे? जीवाश्म ईंधनों से होने वाले कार्बन का उत्सर्जन पर। कार्बन टैक्स एक पर्यावरणीय कर है। जो कार्बन कर क्या है? एक पर्यावरणीय कर है जो कार्बन यानी CO2 उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से लगाया जाता है, ताकि टैक्स लगाने से इससे जो जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा, तो यदि टैक्स लगेगा तो उस पर वो कंट्रोल रहेगा।
और जो कार्बन टैक्स का मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करना। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 22 है, सकल मूल्य वैल्यू यानी ग्रास वैल्यू एडेड, जिसे जीबीए कहा जाता है, का क्या माप है? जो सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रास वैल्यू एडेड का क्या मापता है? अंतिम वस्तुएं कुल बाजार मूल्य, अंतिम वस्तुओं का कुल बाजार मूल्य, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। ऑप्शन सी है कुल कर व्यय, ऑप्शन डी है विदेशी मुद्रा भंडार। ऑप्शन प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कौन सा सही होगा? सकल मूल्य वर्धन क्या मापता है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान मापता है। ऑप्शन नंबर बी, सकल मूल्यवर्धन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान को मापता है। जीबीए किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए अतिरिक्त मूल्य को मापता है। जीबीए बराबर होता है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। भारत में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान जीबीए द्वारा मापा जाता है। किसका? भारत में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान किसके द्वारा मापा जाता है? जीबीए द्वारा मापा जाता है। वैल्यू एडेड बाय सेक्टर बराबर जीबीए और जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर। प्रश्न नंबर 23 है, सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजीएस किसके द्वारा अपनाया गया था? वर्ल्ड बैंक द्वारा, आईएमएफ द्वारा, या यूनाइटेड नेशन द्वारा, या डब्ल्यूटीओ द्वारा? तो सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी यह यूनाइटेड नेशन द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। इसका लक्ष्य 2030 था। इसमें क्या क्या किया गया था? गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु संरक्षण आदि प्राप्त करना था। कुल 17 एसडीजी हैं, 17 गोल्स हैं, यानी 2030 एजेंडा है। यूनाइटेड नेशन इसे मतलब अपनाया गया था और यह कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 है, हरित वित्त से क्या अभिप्राय है? हरित वित्त से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय अनुकूलन परियोजना का वित्त पोषण। ऑप्शन बी है केवल कृषि ऋण, केवल विदेशी ऋण, रक्षा व्यय। हरित वित्त से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 24। तो देखिए, जो हरित वित्त है यह पर्यावरणीय अनुकूलन परियोजना का वित्त पोषण है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ग्रीन फाइनेंस उन वित्तीय निवेशों को कहा जाता है जो पर्यावरणीय संरक्षण एवं सतत विकास से संबंधित परियोजनाओं में लगाए जाते हैं। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, ग्रीन बिल्डिंग एवं क्लीन ट्रांसपोर्ट, ये सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट है। प्रश्न नंबर 25 है, कार्बन क्रेडिट वह अनुमति है जिसके अंतर्गत धारक कितना उत्सर्जन करता है? प्रश्न दिया है, कार्बन क्रेडिट वह अनुमति है जिसके अंतर्गत धारक कितना उत्सर्जन कार्बन कर सकता है? 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य, 10 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या अनलिमिटेड कार्बन एमिशन। कार्बन क्रेडिट एक अनुमति पत्र है, कार्बन क्रेडिट, इसमें जिसके अंतर्गत धारक कितना कार्बन मतलब उत्सर्जन कर सकता है, तो इसमें 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उत्सर्जन कर सकता है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी जो कार्बन क्रेडिट है इसमें 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने के लिए छूट होता है जो धारक लिया रहता है। और कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र होता है। क्या होता है कार्बन क्रेडिट? एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र होता है। एक कार्बन क्रेडिट सामान्यतः 1 टन CO2 इक्विवेलेंट एमिशन के बराबर होता है। यह यदि कोई संस्था उत्सर्जन कम करती है तो अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट बेच सकती है और यह कार्बन मार्केट का महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न नंबर 26 है, ESG फ्रेमवर्क का पूर्ण रूप क्या है? यानी जो ESG फ्रेमवर्क का पूर्ण रूप क्या है? इकोनॉमिक सोशल गवर्नमेंट, या इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नमेंट, या इन्वायरमेंटल सेविंग ग्रोथ, या इकोनॉमी सस्टेनेबल गवर्नेंस।
ESG फ्रेमवर्क का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न नंबर 26। तो देखिए, जो ESG होता है ना, तो इसका मतलब होता है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस यानी पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ESG फ्रेमवर्क एक ऐसा मानक है जिसका उपयोग कंपनियों के सतत और जिम्मेदार प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ESG के 3 घटक हैं, इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण, सोशल यानी सामाजिक उत्तरदायित्व और गवर्नेंस यानी सुशासन। आज निवेशक ESG आधारित कंपनियों में निवेश को अधिक महत्व देते हैं। ESG बराबर होता है इन्वायरमेंट प्लस सोशल प्लस गवर्नेंस। प्रश्न नंबर 27 है, जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंस से क्या अभिप्राय है? जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन परियोजना का वित्त पोषण, डिफेंस फाइनेंस, एग्रीकल्चर सब्सिडी या एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड। जलवायु वित्त से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर जरूर करिएगा कमेंट में। तो देखिए, जो जलवायु वित्त है, जलवायु वित्त से अभिप्राय होता है जलवायु परिवर्तन शमन अनुकूलन परियोजना का वित्त पोषण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस वह वित्तीय सहायता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन के लिए प्रदान की जाती है। इसका उपयोग किस में होता है? रेनवेज एनर्जी में, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लाइमेट एडाप्टेशन प्रोजेक्ट में किया जाता है। क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट बराबर क्लाइमेट फाइनेंस। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI में क्या शामिल होता है? आधार, UPI, डिजिलॉकर, रेलवे हाईवे प्रोजेक्ट, पोर्ट एयरपोर्ट या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओनली। DPI में क्या शामिल होता है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आधार, UPI और डिजिलॉकर शामिल होता है। और DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल सेवाओं का ऐसा ढांचा है जो नागरिकों को सुरक्षित और सुलभ सेवाएं प्रदान करता है। भारत में DPI, आधार, UPI, डिजिलॉकर, eKYC इसके कारण भारत डिजिटल भुगतान में विश्व अग्रणी देश में शामिल हो गया है। प्रश्न नंबर 29 है, सर्कुलर ग्रोथ मॉडल किस पर बल देती है? रीयूज, रिपेयर, रिसाइकलिंग, मैक्सिमम रिसोर्स एक्सटेंशन, इंक्रीज इंपोर्ट्स, कंटिन्यू कंजप्शन। जो सर्कुलर ग्रोथ मॉडल है किस पर बल देता है? तो देखिए, जो सर्कुलर यानी चक्रीय ग्रोथ मॉडल है, यह पुनः उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण पर अधिक बल देता है। किस पे? पुनः उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण पे। और इसका उद्देश्य होता है संसाधनों का अधिकतम उपयोग और अपशिष्ट का न्यूनतम उत्पादन। इसमें रीयूज, रिपेयर, रिसाइकिल और रिकवर पर विशेष बल दिया जाता है। और यह मॉडल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न है, समावेशी एवं सतत विकास का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक समानता एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास। ऑप्शन बी है इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली। ऑप्शन सी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओनली। ऑप्शन डी है अर्बन ग्रोथ ओनली। तो जो समावेशी और सशक्त विकास यानी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का उद्देश्य होता है सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास। समावेशी और सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास, यानी ऑप्शन ए सही होगा। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का उद्देश्य ऐसा विकास प्राप्त करना है जिसका लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे और साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित बने रहे। इसके मुख्य 3 लक्ष्य हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यह 21वीं सदी की विकास नीतियों का मुख्य आधार है। दोस्तों, आज का 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, आप किस स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, और आपका जो 25 प्रश्न हैं इनमें से 30 प्रश्नों में से यदि आप 25 प्रश्न जो प्लस प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी TGT PGT GRC स्तर के लिए काफ़ी मजबूत मानी जाएगी। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल 11 बजे दिन में। थैंक यू।
डेली 11 बजे हमारी क्लास होती है। थैंक यू।